हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो वी शुड नो व्हाट इज द प्रोसीजर। तो फर्स्ट थिंग इज making a formal statement like writing hypothesis, null hypothesis and alternate hypothesis। ये हम बात करते आ रहे हैं, तो बहुत ही जो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वी आर टोटली लाइक फोकस्ड ऑन ये हमें जो हमने नहीं किया है उस पर हम हमारा ज्यादा फोकस रहेगा उन कॉन्सेप्ट्स को, जिससे हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। ठीक है, तो अब मेकिंग ए फॉर्मल स्टेटमेंट ये क्या है कि द स्टेप कंसिस्ट इन मेकिंग फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड आल्सो द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज। तो अब इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? दिस मीन्स दैट हाइपोथेसिस शुड बी क्लियरली स्टेटेड कंसीडरिंग द नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। सो हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्लियरली विदाउट एम्बिग्युइटी हमें हाइपोथेसिस लिखनी होती है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर मोहन ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट wants to test the load bearing capacity of old bridge which must be more than 10 tons. In that case he can state his hypothesis as under null hypothesis like h0 tons mu is equal to 10। तो अब क्या है कि एक ये इंजीनियरिंग का एक एग्जांपल है, लेते हैं कि भाई एक ब्रिज है, पुराना ब्रिज है, उसको हमें चेक करना है कि उसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, यानी वो कितना वजन उठा सकता है, झेल सकता है ना। वो कम से कम 10 टन की होनी चाहिए, मोर देन 10 टन होनी चाहिए। ठीक, तो इस केस में हाइपोथेसिस क्या होगी कि H नल हाइपोथेसिस रेशियो क्या इसका इज टू टन्स म्यू इक्वल टू 10 आपका मिनिमम होना चाहिए। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी? H इज मतलब इज टू मींस रेशियो टन्स म्यू इक्वल टू ग्रेटर देन 10, या तो इक्वल टू या ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 10 है इसका मतलब लोड की बेयरिंग कैपेसिटी ठीक है। अब हमें मान के नल हाइपोथेसिस ये मान के चल रही है कि भाई ये इसका जो वो है या तो इससे कम है बेयरिंग कैपेसिटी या इसके इक्वल है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या हमें चाहिए? हमारा रिजल्ट अगर है तो करना है, तो अगर वो लोड उठा सकता है तो इसका मतलब है 10 टन से ज्यादा होना चाहिए इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी। तो टेक अनदर एग्जांपल, the average score in an aptitude test administered in the national level is 80। तो एवरेज स्कोर मतलब जो मान लिया 1000 लोगों पे किया हमने नेशनल लेवल के ऊपर, तो एप्टीट्यूड का टेस्ट, तो उसमें एवरेज स्कोर क्या होगा? जो मीन हम निकालते हैं, है ना। तो एवरेज स्कोर इज 80। टू एलिवेट स्टेट्स एजुकेशन सिस्टम द एवरेज स्कोर of 100 of the state's students selected as random basis was 75, है ना। तो टू एलिवेट स्टेट्स एजुकेशन सिस्टम को अगर बेटर बनाना है, द एवरेज स्कोर ऑफ 100 ऑफ द स्टेट्स स्टूडेंट्स सिलेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस वाज 75। वही नेशनल लेवल पे किया तो हमारा ये रहा। और जब हमने जानना चाहा कि हमारे स्टेट्स का कैसा है, किस तरह का है, जिसमें से हमने हमारा एवरेज स्कोर 100 होना चाहिए, लेकिन हमारा आया कितना? 75। द स्टेट स्टूडेंट सिलेक्टेड ऑन द रैंडम बेसिस वो 75 आया। तो स्टेट वांट्स टू नो इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द लोकल स्कोर ऑफ एंड द नेशनल स्कोर। तो ये लोकल स्कोर है, ये नेशनल स्कोर है, यानी पूरे नेशन का किया गया तो 80 आया, स्टेट लेवल पे किया गया तो आया 75। तो अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है, ये जानना क्या कि
ये डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। The state wants to know there is a significant difference between the local score and the national score. क्या 80, भाई हमारे लिए तो ये है कि भाई 80 एंड 75 का जो डिफरेंस है, यानी 5 पॉइंट का जो डिफरेंस है, ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। यही हमारी जो वेरिएबिलिटी है, जो हमने बात की थी कि इतना नॉर्मली वेरी करता है स्कोर, तो ये जानना है हमें। अगर नॉर्मली वेरी करता है इतना, तो फिर ये एवरेज स्कोर ये भी है। लेकिन अगर नहीं करता है, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है? 75 इज द सिग्निफिकेंट स्कोर और नॉट? यानी सिग्निफिकेंट इन ए सेंस कि इतना स्कोर कम स्कोर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या ज्यादा एवरेज माना जाएगा। तो सो इन सच ए सिचुएशन हाइपोथेसिस में बी स्टेटेड दैट नल हाइपोथेसिस, यानी क्या है, 80 था यहाँ पे, तो हमने ये कह दिया कि भाई स्टेट लेवल के बच्चों का जो भी किया जाएगा स्कोर वो 80 आएगा, इक्वल टू 80 आएगा। नल हाइपोथेसिस हो गई ना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों एक जैसे हैं, जैसे हमने वो इंजीनियरिंग वाले उसमें किया था। उसी अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहेगी कि भाई म्यू इज नॉट 80, यानी HA अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये कह रही है ये जो है इनका जो रेशियो है या इनका जो डिफरेंस है वो एक बराबर नहीं होगा, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। आई बात समझ में? जी 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 जी। कुमार जी आपको आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। कुमार गौरव, इसमें 75 को तो मेजर करेंगे ही नहीं है ना? नहीं 75 आया है, हम ये जानना चाहते हैं कि हम दोबारा से आए, हाँ भाई हम ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, तब हम करेंगे। हाँ, मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो यही कहती है कि नेशनल लेवल का जो हमारा 80 इज इक्वल टू नॉट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये बोल रही है भाई, हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि कोई डिफरेंस नहीं है, ये कहती है नल हाइपोथेसिस। जी 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 जी। अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती है कि डिफरेंस है। अब नेशनल लेवल पे जब किया गया टेस्ट तो 80 आया, और स्टेट ने जब स्कोर किया तो 75 आया। तो अब स्टेट ये जानना चाहता है कि भाई हम दोनों पे टेस्ट करें, नेशनल लेवल पे और इस पे, और हम जानना चाहें कि क्या ये स्कोर 75 पे स्कोर सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, कि स्टेट में और नेशनल लेवल में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, ये जानना चाहती है। तो वो अपना टेस्ट, अपना ये हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहती है, रिसर्च करना चाहती है। ठीक है जी जी। तो अब आता है सिलेक्टिंग ए सिग्निफिकेंस लेवल। The hypotheses are tested on predetermined level of significance. As such, the same should be specified. Generally, in practice, either 5% या 1%, जो हमने कल बात की थी कि 5% पे यानी 95% COT के साथ, 1% पे यानी 99% COT के साथ हम कह सकते हैं, तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, हमारा प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड लेवल पे हम सिग्निफिकेंस लेवल चेक करेंगे। थर्ड लेवल पे हम क्या करेंगे, द फैक्टर दैट अफेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आर, क्या क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स। अगर सैंपल मीन्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि एक मीन, ये पॉपुलेशन का मीन तो सेंटर में यहाँ पे है और इसका मीन है सपोज यहाँ पे आ गया, अगर डिफरेंस है तो ये आपके, जो मैंने कल बात किया था, आपके सिग्निफिकेंट लेवल को डिफरेंस मतलब वो अफेक्ट कर सकता है सिग्निफिकेंस को, क्योंकि आपका सैंपल जो है एक तरफ जा रहा है। द साइज ऑफ द सैंपल अगर बहुत छोटा है तो आप वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो नहीं करेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, देन द वेरिएबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट विद इन सैंपल। अब सैंपल ये है, एक स्कोर यहाँ, एक स्कोर यहाँ, एक स्कोर यहाँ, एक स्कोर, तो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके हिसाब से कि नहीं। अगर जितना सैंपल छोटा होगा उतना कम चांसेस होंगे, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करेगा। वेदर द हाइपोथेसिस इज डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, यानी कि वन टेल्ड है या टू टेल्ड है। अगर वन टेल्ड है तो 5% पूरा इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा, अगर टू टेल्ड है तो 2.5 इधर 2.5 इधर आ जाएगा, 2.5% 2.5% इधर उधर हो जाएगा। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ता है डायरेक्शनल है या
यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज वन विच प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन से मीन्स, यानी कि मीन्स कहाँ पे होगा, तो किस साइड में जाएगा वो ये डिसाइड करता है। इन ब्रीफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मस्ट बी एडिक्वेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्पस एंड नेचर ऑफ द इंक्वायरी। तो जो हमारा टॉपिक है, जो हम इंक्वायर करना चाहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसी हिसाब से होना चाहिए। पता चला वन टेल टेस्ट है, आप दोनों साइड का ले रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए जो कल हमने डिस्कस किया था क्लास में, ठीक है। तो वो ऐसे हम डिसाइड करते हैं। तो अब ये अगर आपको कोई वो करना है, जब आप करते हैं क्या डायग्राम चार्ट, जब हम रिसर्च करते हैं, तो हमारे स्टेप्स इस टेस्टिंग के क्या होंगे। सबसे पहले स्टेट हाइपोथेसिस, यानी आपको हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, अल्टरनेट एंड क्या कहते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड द आप कह सकते हैं नल हाइपोथेसिस। अब उसके सेकंड नंबर पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको डिसाइड करना पड़ेगा। थर्ड, आपको करेक्ट सैम्पलिंग लेनी पड़ेगी, डिसाइड द करेक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, सैंपल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना। सैंपल ए रैंडम सैंपल एंड वर्क आउट एन एप्रोप्रिएट वैल्यू फ्रॉम द सैंपल डेटा। तो अब एक प्रॉपर रैंडम सैंपल अगर आप लेते हैं वो आपके लिए बेहतर होगा। अब कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल रिजल्ट वुड डाइवर्ज एज वाइडली एज इट हैज फ्रॉम एक्सपेक्टेशन इफ H0 were true। तो अब कहने का मतलब ये हमें प्रोबेबिलिटी करनी है कि ये भी सैंपल भी हमारा ऐसा होना चाहिए, मतलब साइज वगैरह की वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करें, ठीक है। देन is this probability equal to smaller than value in case of one tail test and oblique two tail test in case of two tail test। तो अब क्या करते हैं, अगर वन टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है, तो क्या होगा, तो ये अगर हमारा प्रोबेबिलिटी जो है ना, is this probability equal or smaller than the value in case of one tail test, अगर है yes, then reject होगी आपके thereby run the risk of committing type 1 error। यहाँ पे type 1 error होने के चांसेस होंगे, यानी कि null hypothesis क्या होगी, true है, हम उसको reject कर रहे हैं, है ना, तो ये चांस बढ़ जाएगा। एंड अगर null hypothesis है तो क्या होगा, null hypothesis अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जबकि वो ट्रू नहीं है, तो वहां पे हम टाइप 2 एरर हम कर देंगे। टाइप 1 टाइप 2 एरर हमने कल बात की थी, तो इसके और डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होती है, वो आपको मैंने कल कराया है। अब आता है, तो ये जब बेसिक सेटअप हमारा क्लियर है, देन हम आते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पे, कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं। अब ये मेथड्स होते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिनके बेस पे हम जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि क्या कहते हैं, कौन सा टेस्ट करना है। वो डिसाइड करेगा आपका सैंपल कैसा है, आपका हाइपोथेसिस क्या है, वन टेल है, टू टेल है, सैंपल साइज कितना है, ये सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या हो गया कि स्टैटिस्टिशियन हैव डेवलप्ड सेवरल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस which can be classified as, आपने नाम भी सुने होंगे इससे पहले भी, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। कौन से, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब ये टेस्ट दो तरीके के वाइडली, मतलब आप इसको मतलब डिसाइड कर सकते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री क्यों कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक को, क्योंकि ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको फॉलो नहीं करता है। यूजुअली ये माना जाता है जब हमारा सैंपल जो है क्या कहते हैं लेस देन 30 होता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, जब लेस देन 30 है यानी इससे छोटा है, तो हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। हम ये मान के चलते हैं अगर 30 से कम है,
हमारा डेटा, तो वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को नहीं फॉलो करेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। ये नॉन पैरामीट्रिक तो ये में चीजें मैंने आपको नॉन पैरामीटर में से पैरामीट्रिक्स में इधर कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती ना। हाँ जो नॉन पैरामीट्रिक्स है ना क्या टेस्ट, उसके अंदर नॉन कोई पैरामीट्रिक क्या है? नॉन पैरामीट्रिक के अंदर जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएशन होती रहती है सर, नहीं, फ्लक्चुएशन नहीं होती है, या फिर जो कांस्टेंट नहीं होती। फ्लक्चुएशन की बात नहीं है सर। यहाँ पे बात ये है कि जब हमारे पास एक बड़ा सैंपल है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, हम ये मान के चलते हैं जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करते हैं। आप पॉपुलेशन हमारी फॉलो करती है, पॉपुलेशन हमारी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज अगर हम आईक्यू लें तो ज्यादातर लोग एवरेज आईक्यू के लोग होंगे जो इस बीच में रहेंगे, यानी 99% या 95% लोग, 95 to 99% लोग यहाँ के बीच, इस बीच में रहते हैं, पड़े आते हैं। तो उसी के बेस पे जब हम सैंपल लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सैंपल भी हमारा इसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसको हमारा सैंपल भी फॉलो करेगा। इसका मतलब ये है कि हमने इसका अगर आपने स्टैट्स की बुक देखी है, इस पॉपुलेशन के बेस पे हमने कुछ स्कोर्स निकाल रखे हैं कि भाई इसका कितना होगा, जिससे हम कंपेयर करते हैं। अगर आप बात करें तो अगर हमारा सैंपल बड़ा है, रैंडमली सिलेक्टेड है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करेगा। जब हम ये मान के चलते हैं कि फॉलो करेगा, वहां पे हम पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारा सैंपल हमें लगता है कि वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम वहां पे नहीं यूज करते हैं, यानी कि सैंपल छोटा है, यूजुअली हम 30 के सैंपल को मानते हैं कि वहां पे हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं, बिलो दैट हम नहीं मानते हैं, जी जी जी। तो अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री बोलते हैं जिनको हम, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं वो इसको फॉलो नहीं करते, वो दे आर फ्री, वो किधर भी जा सकते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में ये डिफरेंस होता है। जी जी। तो पैरामीट्रिक टेस्ट यूजुअली एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज, ये मान के चलते हैं सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच वी ड्रॉ सैंपल्स। तो हम मान के चलते हैं जिस पॉपुलेशन से हमने लिया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एजम्पशन लाइक ऑब्जर्वेशन कम फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सैंपल साइज इज लार्ज, आपको मैंने अभी बताया है ना। एजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स लाइक मीन, वेरिएंस एटसेट्रा, हम मान के चलते हैं कि तीनों चीजें मीन वेरिएंस सब फिक्स है, मीन बिल्कुल बीच में होगा, दैट काइंड ऑफ थिंग मस्ट होल्ड गुड बिफोर पैरामीट्रिक टेस्ट कैन बी यूज्ड। तो अब कहने का मतलब है अगर हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका मीन और वेरिएंस जो है वो पैरामीटर्स हमें पता है ना, तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। बट देयर आर सिचुएशन व्हेन द रिसर्चर्स cannot or does not want to make such assumption। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है या हम नहीं करना चाहते हैं या रिसर्चर नहीं फॉलो करना चाहता है वो, तो उसके लिए हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में हमारा क्या है, वी यूज स्टैटिस्टिकल मेथड टेस्टिंग हाइपोथेसिस व्हिच आर कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बिकॉज़ सच टेस्ट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी assumption अबाउट द पैरामीटर ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशन। यानी हम नहीं मानते कि वो पॉपुलेशन मतलब है नहीं फॉलो कर, हम ये मान के चलते हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करती है। Beside most non-parametric tests assumes only nominal and ordinal data, whereas parametric tests requires measurement equivalent to the at least interval data। ठीक है, तो अब पैरामीट्रिक टेस्ट कहाँ पे ज्यादातर यूज होते हैं, हमने बात की थी स्केल मेजर्स लाइक स्केल्स की बात की थी। तो उसमें जो नॉमिनल डेटा है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल
वहां पे पैरामीट्रिक नहीं यूज होता है, नॉन पैरामीट्रिक यूज होगा, क्योंकि नंबर्स नहीं आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ, तो वहां पे हम नॉमिनली यूज करते हैं। और जहां पे अगर वहां पे हम नॉन पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक यूजुअली इंटरवल, जो इंटरवल है, और क्या कहते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो आई थिंक था। तो उन बाकी के में हम वहां पे हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं, है ना। एज ए रिजल्ट, नॉन पैरामीट्रिक्स नीड मोर ऑब्जर्वेशन देन पैरामीट्रिक टेस्ट टू अचीव द सेम साइज ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हमें क्या करना होता है, नीड्स मोर ऑब्जर्वेशन देन पैरामीट्रिक टेस्ट टू अचीव द सेम साइज ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। तो इसमें हमें ज्यादा, क्योंकि वहां पे तो पैरामीटर्स हमें कुछ पता है, उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज्यादा प्रिसाइसली करना होता है। तो इम्पोर्टेंट पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, ये आएंगे आगे, इनको डिटेल में तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट यूनिट्स में है, तो जो टेस्ट होंगे आपके सिलेबस में वो मैं कराऊंगा इसमें से, ठीक है। तो द इम्पोर्टेंट पैरामीट्रिक टेस्ट आर, कौन कौन से हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है, chi square test and F test. All these tests are based on assumption of normality. The source of data is considered to be normal, क्योंकि ये क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। तो जेड टेस्ट, टी टेस्ट, chi square टेस्ट, F टेस्ट, ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं ये आपके आते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। इनको हम आगे करेंगे। तो जेड टेस्ट इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज यूज्ड फॉर जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सेवरल स्टैटिस्टिकल मेजर, पर्टिकुलरली द मीन। तो जेड टेस्ट हमें मीन को जज करने के लिए, कि भाई सैंपल का हमने लिया, उसका मीन निकाला, और उसको हम जज करते हैं कि ये मीन हमारा जो डिफरेंसेस आ रहे हैं सैंपल में वो significant है या नहीं है। The relevant of the test status Z is worked out and compared with its probable value from the table showing area under normal curve at a specified level of significance, judging the significance of the measure concerned. तो Z score जो है, क्या करते हैं, Z score क्या पॉपुलेशन से आता है, नॉर्मल, जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वहां पे आपको टेबल्स देखेंगे स्टैटिस्टिक्स की बुक में, अगर आपके पास में है, आप निकालेंगे जेड स्कोर टेबल तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप देखते हैं, वहां पे कैसे दिया था, स्कोर दिया है, और जैसे मान लिया स्कोर लिखा है 10, ठीक है, और ये भी साथ में आपका लिखा होगा किस लेवल पे, 0 1 पे, 0 5 पे, 0, है ना। तो ये जो सिग्निफिकेंस लेवल है उन पे दिया होगा। तो जो स्कोर आपका आएगा आप देखेंगे कि इससे ज्यादा है कि कम है और किस लेवल पे है, वो आप देखेंगे। तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा स्कोर सिग्निफिकेंट है या नहीं है ना। वो हम आगे जब टेस्ट को और डिटेल में करेंगे तो और बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा, टेबल्स वगैरह जो भी है। दिस इज ए मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज टेस्ट इन रिसर्च, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट है ना। एंड दिस टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल on the presumption that such a distribution tend to approximate normal distribution as n becomes larger. तो अब क्या होता है, ये मान के चलता है जितना बड़ा सैंपल है उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और इसका एजम्पशन ही यही है पैरामीट्रिक टेस्ट का, ठीक है। तो कहाँ होता है, बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। और टी डिस्ट्रीब्यूशन और कितना है, ये हम मान के चलते हैं कि n becomes bigger, देन वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो ये एजम्पशन हम लेके चलते हैं यहाँ पे। Z test is generally used for comparing means of a sample and to some hypothesized mean for the population in case of large sample or when population variance is known. तो हम क्या करते हैं, मीन कंपेयर करते हैं कि डिफरेंट हमने ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से हमने डिफरेंट मीन लिए, सैंपल लिए, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, इनके मीन जो भी आए इनको कंपेयर करने के लिए हम कि ये इसी की तरह आए हैं या नहीं आए हैं, ये कंपेयर करने के लिए हम Z स्कोर को यूज करते हैं कि जब हम मीन्स को कंपेयर करते हैं उसके लिए यूज होता है। तो Z टेस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर जजिंग सिग्निफिकेंस
of the difference between means of the two independent samples in case of large samples or when population variance is known. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम वेरिएंस मतलब कितना वेरी करता है, हमने पहले क्लासेस में ये बात किया हुआ है। तो ये इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सिग्निफिकेंस जानने के लिए भी करते हैं कि जो भी डिफरेंस आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, या वो एक्सट्रीम एक्सपोर्स है वो सिग्निफिकेंट नहीं है ना। तो ये जानने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं Z टेस्ट को। Z टेस्ट इज ऑल्सो यूज फॉर कंपेयरिंग द सैंपल proportion to the theoretical value of population proportion or for judging the difference in proportion of two independent sample when n happens to be a large। जब large sample size है तो हम sample proportion को भी क्या कहते हैं कंपेयर कर सकते हैं, है ना, टू ए theoretical value of population, जो हमारा theoretically हमने जैसा है तो उसकी जो वैल्यू है उससे हम उसको proportions वो हम दो इंडिपेंडेंट जो सैंपल्स हैं उनके प्रोपोर्शंस को क्या कहते हैं कंपेयर कर सकते हैं। कंडीशन क्या होगी, लार्ज सैंपल होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। टी टेस्ट based on the t distribution is considered a appropriate test for judging the significance of sample mean for judging the significance of difference between the means of two samples in case of small samples when population variance is not known। In case two samples are related we use paired t test। अब देखो क्या है, t test भी हमारा क्या करता है, सैंपल मीन्स को हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस जो है सो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये जानने के लिए हम करते हैं। यहाँ पे Z टेस्ट क्या था, ये आपको पॉपुलेशन मीन की बात कर रहा था, ठीक है, ये कर रहा है सैंपल मीन की बात। तो जहाँ पे पॉपुलेशन मीन Z टेस्ट सिमिलर टेस्ट है, Z टेस्ट एंड यहाँ पे सैंपल मीन्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। टी टेस्ट आपको दो होते हैं, एक तो टी टेस्ट, एक हो क्या कहते हैं, दूसरा है आपका पेयर्ड टी टेस्ट और एक इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं। दोनों में हम अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अब ये एक चीज जो नहीं अभी तक हमने बताई है या आपने नहीं सीखी है कि पेयर्ड और इंडिपेंडेंट क्या होती है। पेयर्ड टी टेस्ट है ना, और जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है। तो अब क्या है कि दो सैंपल जो रिलेटेड सैंपल है और दो ऐसे सैंपल जो अलग अलग से आए हैं। मान लिया कि आपने 12th के बच्चों को लिया, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट किया और हमने माना कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। इससे आपने दो सैंपल्स ले लिए, है ना, दो सैंपल्स इसमें से निकाले, सैंपल 1 सैंपल 2, तो ये एक ही पॉपुलेशन से आए हैं, तो इसलिए ये क्या हो गए, टू रिलेटेड सैंपल्स हो गए। कुछ बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये टू रिलेटेड सैंपल है, तो यहाँ पे पेयर्ड टी टेस्ट यूज होगा, एक ही उससे आ रहे हैं। और इंडिपेंडेंट जब अलग अलग सैंपल से डेटा आ रहा है हमारा, ये किसी और पॉपुलेशन से लिया गया, S1 S2 किसी और पॉपुलेशन से लिया गया, मान लिया कि ये डिप्रेशन के पेशेंट आपने ले लिए पॉपुलेशन से, ये नॉर्मल लोगों को ले लिया, तो ये अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस होते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ सिंपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। तो सिंपल और पार्शियल कोरिलेशन को का जो सिग्निफिकेंस है वो जानने के लिए भी टी टेस्ट यूज होता है, ये ध्यान रखना। वो तो हम निकालते हैं, लेकिन उनका जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस उसमें है या नहीं है वो जानने के लिए भी करते हैं। द रिलेवेंट टेस्ट statistic t is calculated from the sample data then compared with the probable value based on the t distribution क्या है, जो आपको टेबल से मिल जाएगा, आपके उसमें जो होता है, and to be read from the table that gives probable value of। तो जैसे z टेबल होती है वैसे t टेबल भी होती है with significance of different degree of freedom के साथ में वहां पे दिया होता है कि किस लेवल पे किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप देखना चाहते हैं at a specified level of the significance, है ना। Concerning degree of freedom from accepting and rejecting the null hypothesis, उसके बेस पे हम null hypothesis एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ये हम कर सकते हैं। It may be noted that t-test applies only in case of small samples।
स्मॉल सैंपल्स में ही हम यूज करते हैं व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन, जब हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं पता है। और जेड टेस्ट हम क्या करते हैं, लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर यूज करते हैं, जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। दोनों ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करते हैं, ये समझना चाहिए। और तो जब बहुत बड़ा सैंपल है यानी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है तो जेड टेस्ट, एंड अगर हम क्या कहते हैं स्मॉल सैंपल ले रहे हैं देन इट इज ए टी टेस्ट दैट वी यूज। ठीक है। chi-square test is a parametric test, is a used in the comparing a sample variance in theoretical population, है ना। and then f test is used again, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, parametric test is used for comparing a sample variance, यानी कि सैंपल का जो वेरिएंस का मतलब आप समझ गए कितना वेरी कर रहा है, एंड टू ए थ्योरेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस, जो थ्योरेटिकल हमारे पास पॉपुलेशन है उनके बीच में कितना वेरिएंस आ रहा है। F test is used to compare the variance of the two independent sample, किसका, two independent sample। अब आपको पता है what is two independent sample, यानी independent samples क्या होता है, मैंने आपको बताया। The test is also used in the context of analysis of variance, यानी F test को हम ANOVA भी बोलते हैं। तो ये context of analysis of variance for judging the significance of more than two sample means at one and the same time। F टेस्ट में आपका क्या होगा कि आप ये कह सकते हो कि मतलब एक में क्या होता है कि टू मीन्स है, अगर मोर देन टू मीन्स है तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम यूज करते हैं, जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मोर देन टू सैंपल मीन्स, अगर दो से ज्यादा है देन आपका यूज होता है एनोवा। इट इज ऑल्सो यूज फॉर जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन मल्टीपल कोरिलेशन जो होता है, यानी कि कोरिलेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि वी वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अगर सपोज वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 भी है तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। जब हम निकालते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस देखने के लिए भी हम ये यूज करते हैं। ठीक है। एफ टेस्ट की अगर हम बात करें, टेस्ट स्ट्रेटजी से एफ इज कैलकुलेटेड एंड कंपेयर्ड विद इट्स प्रोबेबल वैल्यू, है ना, फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। तो एफ रेशियो टेबल भी दी होती है आपके पास, तो जो स्कोर आता है उसको हम वहां से देखते हैं और उसके बेस पे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट हम लोग करते हैं। ठीक है। डिटेल में आपके में है आगे, तो वहां पे हम ज्यादा करेंगे। द chi-square test is an important test among the several tests of significance developed by statistician, and chi-square symbolically written is, जैसे ये मैंने बोला ही पहले आप देखें, chi-square pronounced as chi-square is a statistical measure used in the context of sampling analysis for comparing variance to the theoretical variance। तो comparing variance यानी to theoretical variance, theoretical variance means जो हमने assume कर रखा है, एक्सपेक्ट कर रखा है कि इतना वेरिएंस होगा, जो और जो सैंपल पे हमारा आया है उससे हम उसको कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं कि भाई कितना वेरी कर सकता है, कितना वेरिएंस है। एक हमारा एजम्पशन है, एक हमारे टेस्ट पे आया है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। As a non-parametric test, it can be used to determine the categorical data. Categorical data shows dependency on two classification or independent। तो अब इसको chi-square को आप पैरामेट्रिक टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, नॉन पैरामेट्रिक की तरह भी यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा होता है, कैटेगोरिकल डेटा मैंने आपको बताया कैटेगरीज, जहां पे हम सिर्फ नाम दे देते हैं, नॉमिनल, है ना। कैटेगोरिकल देगा कि मेल है फीमेल है, यानी 10 मेल है 10 फीमेल है, तो ये कैटेगरी हो गई ना, या सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस। तो वहां पे हम क्या किस लिए यूज कर सकते हैं, ऐसे नॉन पैरामीटर, इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द कैटेगोरिकल डेटा सोर्स डिपेंडेंसी और टू क्लासिफिकेशन और इंडिपेंडेंट, जहां पे दो क्लासिफिकेशन इंडिपेंडेंट हैं, जैसे मेल एंड फीमेल की हमने बात की सारी चीजें, तो वो हम कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग chi-square टेस्ट एज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के तौर पे भी यूज होता है। तो ध्यान रखना, कभी कोई पूछता है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दोनों में यूज हो सकता है, दैट इज chi-square, दोनों में कैटेगरीज में आता है, तो वो है ये 10। द chi-square टेस्ट इज एप्लीकेबल इन लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, कि बड़े जो नंबर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पे हम यूज करते हैं। द टेस्ट इज in fact a technique through the use of which is possible for all researchers। तो अब the test
is in fact techniques through the use of which is possible for all researchers to क्या क्या कर सकते हैं टेस्ट टेक्निक इन टेस्ट अगर हमें पता है तो क्या हम देखते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट ये कितना बेहतर तरीके से हमारा रिजल्ट आ रहा है टेस्ट द सिग्निफिकेंस एसोसिएशन की दो चीजों के बीच में क्या सिग्निफिकेंट है जो रिजल्ट आ रहा है या नहीं या दोनों के बीच का एसोसिएशन जो है जैसे कोरिलेशन होता है क्या सिग्निफिकेंट है कि नहीं है वो जानने के लिए टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस क्या वेरी कर रहा है पॉपुलेशन से या नहीं कर रहा है ना ये जानने के लिए क्योंकि जब हमें मीन पता होगा सारी चीजें तो वहां पे हम इसको करें और काई स्कोर को हम इसको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी बोलते हैं कि कितना बेहतर तरीके से डेटा हमारा आ रहा है द chi-square test intended to test how likely is that observed distribution is due to chance मतलब ये बताता है हमारा कि भाई जो हमने ऑब्जर्व किया यानी जो हमारे पास डेटा आया है क्या वो पॉपुलेशन की तरह ही आया है या दोनों उसमें डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या बाई चांस है या वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ये जानने के लिए हम यूज करते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए गुडनेस ऑफ फिट मतलब कितना बेहतर तरीके से फिट हो रहा है हमारे पॉपुलेशन के साथ में कहने का मतलब ये है तो गुडनेस ऑफ फिट टेल्स स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इट मेजर हाउ वेल ऑब्जर्व्ड distribution of data fits with the distribution that expect if the variables are independent तो कितना बेहतर तरीके से फिट हो रहा है हमारा डेटा तो इस वजह से इसको हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी बोलते हैं chi-square को एक chi-square टेस्ट इज डिजाइन टू एनालाइज कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है मैंने आपको बता दिया दैट मींस दैट डेटा हैज बीन काउंटेड एंड डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज मतलब ये फर्स्ट आ गया ये सेकंड वाला है जिसके 0 to 100 मार्क्स हैं उसका 10 मार्क्स हैं वो फर्स्ट आ गया जिसके 0 to 8 हैं वो सेकंड आ गया तो ये कैटेगरीज बनाई हैं हमने है ना या मेल फीमेल सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस एटसेट्रा इट विल नॉट वर्क विद पैरामीट्रिक एंड कंटीन्यूअस डेटा हाइट एंड कोई कंटीन्यूअस डेटा के साथ में उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करता है ठीक है फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू टेस्ट वेदर अटेंडिंग class influences how students perform on exam using test score 0 to 100 as data could not be appropriate for chi-square test तो वहां पे chi-square test ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं आएगा however arranging क्या कहते हैं students into pass fail will work यानी कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है तो additionally the data in a chi-square grid chi-square कैसे करते हैं ऐसे ग्रिड बना लेते हैं अगर आपने कभी किया है तो यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड आ जाती है और यहाँ पे जो भी जैसे दिया हुआ है पास और फेल तो कितने लोग पास हैं कितने लोग फेल हैं ऑब्जर्व कितना किया एक्सपेक्टेड कितना है वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर हम करते हैं thus by dividing class of 54 into groups according to whether they attend class whether they pass the exam you might construct a data set like this अब यहाँ पे शायद दिया होगा कहीं पे देखते हैं अगर दिया है तो आई थिंक नहीं दिया है ना तो इतना ही तो अब इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि आपने ये बना लिया आपने तो अब जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं यानी अटेंडिंग ये हो गया नॉन अटेंडिंग ये हो गया पास ये हो गया फेल ठीक है तो ऐसे लोग जो अटेंडिंग है और पास हो गए सपोज 50 हैं ठीक है टोटल 200 का डेटा मतलब 200 का डेटा मान लिया हमने है जो लोग अटेंडिंग हैं बट फेल हो गए ऐसे लोग सपोज 5 हैं जो नॉन अटेंडिंग हैं और फेल भी हो गए है ना तो जितना भी डेटा उसमें सपोज वो 100 हो गए ठीक है और ये नॉन अटेंडिंग और पास वो 45 हो गए तो इस तरह से डेटा करके इसके ऊपर हम लोग इसका फॉर्मूला होता है उसको यूज करके हम निकालते हैं तो ये जो टेस्ट हैं ये डिफरेंट टेस्ट हैं जो यूज होते हैं आपके आप कह सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए तो स्टैट का रोल यहाँ पे आता है स्टैट क्या करती है आपके पास जो डेटा आया है उसको टेस्ट करती है कि आपको बताती है कि भाई ये आपका क्या कहते हैं यूजफुल है या नहीं है सिग्निफिकेंट है नहीं है हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट होगी या नहीं एक्सेप्ट होगी ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं तो ये आपका Z टेस्ट F टेस्ट chi-square टेस्ट एंड F टेस्ट ये आपके स्टडी आपको करने हैं स्टैटिस्टिक्स में